ठीक है। तो सर आपको जो है वो पॉलिटी पढ़ाएंगे, और जैसे कि आपने देखा है कि जो आपके एमजेड सर थे उन्होंने भी IAS PCS की कोचिंग्स में ही पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, और सेम विद सर ऑल्सो। तो आपको क्वालिटी, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार UPSC वाली बात, कि ये नहीं कि आपको वो सारा उस लेवल का पढ़ाएंगे या उतना एक्सटेंड में जाने की ज़रूरत है आपके लिए। आपको बिल्कुल NTSC पे ही स्ट्रिक्ट होके रहना है, लेकिन क्वालिटी जो होती है ना, एक चीज़ को अगर आप अच्छे से एक टीचर अच्छी तरह तभी पढ़ा सकता है ना किसी चीज़ को, जब उसने खुद उस चीज़ को अच्छे से समझा हो। अगर उसको खुद वो चीज़ अच्छे से नहीं आती है तो आपको पढ़ाएगा तो उसमें फंसेगा, ठीक है। तो पहला प्री रेक्विजिट है कि अच्छा टीचर बनने के लिए आपको अच्छा लर्नर होना चाहिए, आपको खुद वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं बार बार ये चीज़ जो बोल रहा हूँ कि इतने अच्छे लेवल पे अगर किसी ने चीज़ों को समझा है, UPSC लेवल पे कोई पढ़ा रहा है, तो फिर उसके अंदर समझाने की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपने ये महसूस भी किया होगा ना, आप लोगों ने जो 2 हिस्ट्री की क्लासेस की हैं उसमें आपको फील हुआ होगा, खुद भी फील हुआ होगा कि सर ने कैसे समझाया, कितना इजी बना के आपके सामने चीज़ों को रखा, जबकि हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है काफ़ी, ठीक है। तो पॉलिटी तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिटी और ज्योग्राफी ये कंपैरेटिवली इकोनॉमी और हिस्ट्री से ये ज़्यादा आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी आपको कंटेंट की बड़ी अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और आपको अच्छे से कहानी के अंदाज में चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाया जाए कब क्या हुआ था, अदरवाइज सब हौच पौच हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है ना, तो रिटेनिंग पावर आपके पास उतनी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत कम टाइम में पढ़ के रिटेन करना है, और तो इसलिए आप साथ साथ रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। तो आज आप सर से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, सर वैसे बताएंगे अभी कैसे क्या क्या करना है, लेकिन हाँ इतना तो है, अटेंटिव होकर बैठिए और अपना नोट्स को साथ साथ भी बनाइए, और सर भी आपको नोट्स यहाँ से भेजने वाले हैं, PDF भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे भी आपको जो कुछ बताया जा रहा है, देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो सर के मुंह से निकलेंगी, एट रैंडम निकलेंगी, वो PPT पे मेंशन नहीं होंगी, PDF में भी मेंशन नहीं होंगी, की भी नहीं जा सकती, है ना। कुछ मोमेंट ऑफ हीट में निकल जाती हैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ाते टाइम पे, तो वो आपको नोट जरूर करनी है, अदर और कोई तरीका नहीं है उसका। या तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, एक तरीका ये भी है, तो उसको कम से कम आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। हिस्ट्री और SST का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है NTSC में, तो ठीक है। तो ओवर टू सर। थैंक यू सर, क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि नाम माइसेल्फ गुजारी खान, Is I audible to all? Yes, yes. Okay. ठीक है, चलिए। तो जैसा कि सर ने सब कुछ तो क्लियर कर दिया है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कम टू द टॉपिक, एकदम टॉपिक पे आते हैं। जो भी चीज़ें हैं सर ने बता दी हैं कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने PPT पे मेंशन करने की कोशिश की है, बट कभी कभी क्या होगा कि कुछ चीज़ें हम लोगों से स्किप होंगी, तो आप लोग अपना नोट्स बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्टिव रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका NTSC का एग्जाम है पूरा, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका NTSC का एग्जाम है उसमें नियरली 40% का प्रोसेस है वो आपका SST से आ रहा है, और SST भी आपको कंपोजिशन आपको पता ही है कि 4 सेगमेंट में मेनली है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो मेरा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपके सिविक्स पे, ठीक है। एज पर द जो शेड्यूल और जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो ये पूरा सिविक्स के जितने भी लेक्चर हैं उसको मैं 5 सेगमेंट में पूरे कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। 5 सेगमेंट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, 5 सेगमेंट में बात करेंगे, और नियरली 10 से 12 या 14 लेक्चर्स में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अप्रोच मेरी ये रहेगी कि पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को करवा दूंगा, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो पॉलिटी का जो सेगमेंट है, मतलब उसमें क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि मैंने पढ़ा हुआ नहीं है और मेरे से ये नहीं होगा। हम लोग इतने इजी वे में चलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सब कुछ चलेंगे, ताकि चीज़ें इजी वे में आपको समझ में आए और आप इजी टू उसको टैकल कर सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सिविक्स है, ये दिखाई दे रहा है सबको? Yes, yes. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं सिविक्स
और सिविक्स का दूसरा नाम मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल सकता हूँ। इट मीन्स ये हो रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हम लोग सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसी वजह से ये इमेज आपके सामने मेंशन की गई है। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपकी सिविक्स में है, मतलब कि 90% चीजें आपकी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग है। 10% चीजें ऊपर नीचे की है, वो हम लोग देख लेंगे, कवर उसको कर लेंगे, उसके लिए एकदम हेक्टिक नहीं होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमको पढ़ना है, उसके कुछ मेजर पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसको जाता है? इससे पहले किसी ने पढ़ा हो? एनीवन? ओके, ठीक है। व्हाट एल्स? कुछ और इसके अलावा? It moderates the power of the government. It's not the right thing in favor of the ठीक है, मोस्टली लोग सही हैं, बट इन अ लूसेंट मैनर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ रूल बुक। एक ये रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री कंडक्ट होती है। इस देश में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, इसी तरीके जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब इस बुक में लिखे गए हैं। क्लियर है बात? बहुत लूसेंट मैनर में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं, बहुत इजी वे में। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ रूल बुक। ये एक रूल बुक है जिसके जरिए से हमको पता चलता है किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। इज दैट सिंपल? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है। अब इसके बाद ये चीज़ आती है कि जो हम लोग अपनी चीज़ को स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें जो हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट हो रहा है वो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक फीचर। जो मैंने आपको बताया था ना कि 5 सेगमेंट है हमारे, उसमें से ये पहला सेगमेंट हमारा यही होने वाला है। ठीक है, अब इस सेगमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इस तक पहुंचने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के हमारा तैयार हुआ था 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950। जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे अपनी बनाते हैं उस दिन ये हमारा अडॉप्ट हो गया था। मीन ये है कि जब हमारा ये जो इतनी बड़ी रूल बुक है उस रूल बुक को बनाने के लिए एक तरीके की एक असेंबली क्रिएट की गई थी, उसी का नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो आपके फॉरेनर अंग्रेज थे वो नियरली 1600 में 1600 में यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद से लेकर 1947 तक वो यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर रूल किया। ठीक है, तो वो जो यहाँ पर रूल कर रहे थे वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग करते, ब्रिटिश के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो जब उन्हीं के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे तो वो इंडिया के फेवर में ज़्यादा काम ना करके ब्रिटेन के फेवर में ज़्यादा काम कर रहे थे। ठीक है, तो जब ब्रिटेन के फेवर में ज़्यादा काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। यही सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारत के जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, इस तरह की पूरी लिस्ट है। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले। एफर्ट डालने के बाद ही हम देश को आज़ाद करा पाए, आज़ाद कराने के बाद फिर खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाए और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी एक हिस्ट्री है जो मैं 2 मिनट के लिए आप लोग के सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे चीजें ओरिजिनेट हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसकी शुरुआत होती है 1934 से। कब होती है? 1934
1934 एक साहब थे एम.एन. रॉय, माइट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1934 में एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, जिन्होंने सबसे पहले बोला कि हम इंडिया के जो लोग हैं उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए हमारे पास कोई उसको बनाने की एक संस्था होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब ने की थी। तो जब एम.एन. रॉय साहब ने इस बात को उठाया तो उसके बाद इस चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, नाम सुना है सबने? क्रोनोलॉजिकल के साथ मेरे साथ चलिएगा, यहीं पर पूरा ध्यान रखिएगा हम लोग कि 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने सबसे पहले कहा था कि हमारे लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसको बनाने के लिए मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद एम.एन. रॉय साहब की ही बात को INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एकदम पूरे प्रोसीजर के साथ इस बात को उठाना स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, इतनी टाइम कौन रूल कर रहा था इंडिया में? ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। वो उनके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ा था, अरे ठीक है इंडियंस बोला करते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं। लेकिन 1935 के बाद से थोड़ा सा हम लोग एक्टिव होने लगे थे। एक्टिव तो हम लोग पहले से भी थे, लेकिन हमारी बातों को सुना जाने लगा था। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन बात धीरे 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 करते 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 ईयर आ गया 1939 का। कोई बता सकता है 1939 क्यों इंपॉर्टेंट है? एनीवन? एग्जैक्टली, वर्ल्ड वॉर 2। देखिएगा, थोड़ा सा ऑर्डर को जोड़ने की कोशिश करिएगा। वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब इंडियंस जो हैं उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडियन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन इंडियन के जो बड़े बड़े लीडर थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी दीगर जो लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों डिगर, तुमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी हमसे कई वायदे किए थे, वो पूरे नहीं किए, हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट किया था, कितने मेरे लोग शहीद हुए। अब तुम फिर बोल रहे हो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई है, उसमें भी इंडियन का पार्टिसिपेशन हो। अब ये नहीं होगा, आपको पहले मेरी बातें माननी पड़ेंगी, तब हम लोग आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेशन में आपके साथ आएंगे। तो उन्होंने बोला क्या बातें हैं? तो उन्होंने बहुत सी बातें रखी थी, बहुत सी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बातें रखी। उसी में से एक बात थी कि भारतीय लोगों के लिए, इंडियंस, फॉर द इंडियन पीपल देयर मस्ट बी अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियंस के द्वारा बनाया जाना होना चाहिए। ये बात 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो अंग्रेजों के सामने INC ने रखी। अब जब INC ने रखी, उसके बाद 1940, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, 1940 बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस वाला ईयर है। इस ईयर में एक प्रपोजल आया जिसको हम लोग अगस्त ऑफर बोलते हैं। अगस्त ऑफर 1940 में क्या हुआ? अगस्त ऑफर है। अगस्त ऑफर क्या था? अंग्रेजों ने इंडिया के लोगों के लिए एक ऑफर दिया कि अगर आप लोग इंडियन जो हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगी, हम लोग भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे जो कि इंडियंस के द्वारा होगी। पहली बार, सबसे पहली बार भारत के लोगों के लिए, फॉर द इंडियंस पीपुल, इस बात को एक्सेप्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट किया गया था, सिर्फ एक्सेप्ट किया था कि हम लोग करेंगे, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं? एनीवन? सॉरी, 1934 में कुछ सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ था। एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में सबसे पहले ये बोला था कि भाई इंडियंस के लिए इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जिसको इंडियंस ही बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला था इस बात को। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ था। बाकी तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। मैं सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बता रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है सबको? अगस्त ऑफर तक? ठीक है। फिर उसके बाद 1940 हो गया। अब इसके बाद हुआ एक ईयर और आया, बस हम लोग पहुंचने वाले लगभग 1942। शायद आप लोग दिख रहा हूं, 1942 आ गया। 1942 में एक साहब थे सर स्टफर्ड क्रिप्स।
मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। 1942 में एक बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो इंडिया आए, जिनका नाम था सर स्टफर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम से 1942 में एक मिशन भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में, जिसको हम लोग सर स्टफर्ड क्रिप्स मिशन बोलते हैं। क्या वो नाम बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन ने कहा कि जो वादा हम लोगों ने 1940 में किया था कि हम इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो इंडियंस लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उस वादे को हम पूरा करना चाहते हैं। अब जब वो लोग आए इस बात को लेकर, इसी समय क्या हो गया? इसी समय भाई आप लोग को पता होगा, शायद किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो दो मेजर पार्टी इंडिया में होती थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी कौन सी थी? मुस्लिम लीग। बात क्लियर है? ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भाई अपने बहाने बताए, वो हमेशा लगाया करते थे, कहने के भाई अब ऐसा है कि इंडिया के लिए आप अलग से पर बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अब हमारे लिए तुम अलग से बनाओ। ये कहा कि हमारे लिए अलग से बनाओ, मतलब कि इतनी मुश्किलों से तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने एक नया अड़ंगा लगा दिया। अब इस प्रॉब्लम के बाद बात गई फंस, मतलब कि 1942 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती वो सब नल एंड वॉइड हो गया, कुछ उस पर काम नहीं हुआ, खत्म, एकदम फिनिश हो गया प्रोसेस। 1942 क्रिप्स मिशन फेल, पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों? मुस्लिम लीग ने वहां पे बोला कि मुझे पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, इंडिया के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, मतलब कुछ नहीं हुआ। ये बात यहां तक खत्म हुई। 1943 जी सर क्रिप्स मिशन ने स्टार्ट किया, इसमें वो जापानीज आर्मी इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, वो सिचुएशन है। मैंने बताया ना यहाँ पे क्या है, क्रिप्स मिशन में सिर्फ यही कंडीशन नहीं, बहुत सी और कंडीशन है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इस पे बात करनी है ना, इस वजह से स्पेसिफिकली हम इसी पॉइंट को देख रहे हैं। और भी बहुत से सेगमेंट है, जापानीज का हमला है, बहुत से सेगमेंट हो रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रोसेस था, क्विट इंडिया मूवमेंट, सुना होगा नाम, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इवेंट हो रहे हैं, बट वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक। मैं सिर्फ आपको एक क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके एकदम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, मैं सिर्फ इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो 1942 क्रिप्स मिशन आया, लेकिन वो एकदम फिनिश हो गया। उसके बाद 1943 कोई स्टेप नहीं लिए गए, 44 कोई स्टेप नहीं, 45 एंड देन एंड फाइनल 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एनटीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो बी केयरफुल। 1946 आया। अब जो ये है, ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि सारा खेल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 1946 में एक नया प्रोसेस आया, एक नया मिशन आया, जिसका नाम हम लोगों ने, अंग्रेजों ने दिया कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या आया? कैबिनेट मिशन। 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और उसने क्या सिग्निफिकेंस इसकी? इसने कहा ऐसा है, मुस्लिम लीग आप थोड़ा सा शांत रहिए, कोई पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी, इंडिया के लिए कोई अलग नहीं बनेगी, दोनों का मर्ज रूप होकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होगा। ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली बोली, और उसके बाद बोला कि अब भारत के लोगों के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसको भारतीय लोग ही बनाएंगे। ये बात सबसे पहले कहां पर हुई? कैबिनेट मिशन में। बात क्लियर है एकदम? सर ये कैबिनेट मिशन इंडियंस के द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, ये अंग्रेज, ऑब्वियस सी बात है, अभी देश आजाद नहीं हुआ है, 1947 में आजाद हुआ। हमारे यहाँ रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भेजा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत से इवेंट हो गए थे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा। मीन टू से ये है 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया भेजा गया। उसका मेन पर्पस क्या था? कई पर्पस थे, उसमें से एक मेन पर्पस था भारत के लोगों के लिए एक भारतीय कानून बनाना। और उसके लिए भाई जाहिर सी बात है, कानून बनेगा तो कोई ना कोई लोगों का एक समूह तो
बनाएगा, एक आदमी तो बना नहीं सकता ना, तो एक पूरी असेंबली बनेगी पूरी, उसी का नाम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखा। ये क्रोनोलॉजी सबको क्लियर है एकदम? क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, इससे कि जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो ले लें, बिकॉज बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, शायद इसमें ना लिखी हूं, ठीक है। तो भाई 1946 में हमारी बात हो गई कि अब भैया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है। तो भाई देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ इमेज, इतने सारे लोग हैं, पंडित जवाहर, आई थिंक शायद इमेज क्लियर हो ना हो, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, आई थिंक ये दिस है ना, और भी बहुत से लोग हैं। तो मतलब कि इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ठीक है। अब क्या है इसका, ये एक इमेज है, इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनाई गई एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एकदम रेडी रहिए। फैक्ट नंबर 1, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। बात क्लियर? 389 मेंबर थे, जिसमें से 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, और जो 4 थे वो आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से बिलोंग कर रहे थे। यहां तक बात क्लियर है? ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक दो चीज मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए जाना जरूरी है। देखिए जो 1946 के टाइम पे, 1946 के टाइम पे जो इंडिया था, ठीक है, उस पर जो गवर्नेंस होती थी, मतलब वहां पे जो राज्य किया जाता था, वो जनरली 2 तरीके से होता था। एक होता था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, और ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब है 1946 में जो इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था वो 2 तरीकों से, मतलब 2 अथॉरिटीज करती थी, एक प्रिंसली स्टेट करते थे और एक कौन करता था? ब्रिटिश इंडिया। इसका क्या मतलब है? लगान मूवी देखिए सबने, प्रिंसली स्टेट लगान मूवी, एनीवन? सब देखिए। तो वो जो वहां के राजा साहब होते हैं ना, जो मैच करवाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक प्रिंसली स्टेट का एक पार्ट था। इसी तरीके से बहुत सी प्रिंसली स्टेट थी, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें से 93 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 93 सीट थी वो प्रिंसली स्टेट से फिल की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 92 और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा देखेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में 2 तरीके से गवर्नेंस करते थे। कैसे करते थे? 2 तरीके से। ब्रिटिशर्स 2 तरीके से करते थे। पहला, एक तो उनके गवर्नर वो अपॉइंट कर देते थे, एक तो गवर्नर किसी स्टेट में अपॉइंट कर देते थे, और कुछ जगहों पर चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें जो गवर्नेंस होता था वो 2 तरीकों से किया जाता था। कुछ जगहों पर, मोस्ट ऑफ द जगहों पर गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता था, और कुछ जो बहुत स्पेसिफिक जगहें होती हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, अगर आपने उसकी लोकेशन को देखा हो तो वो इंडिया के बहुत दूर है, ठीक है। इस ऐसी स्पेसिफिक जगहों पर चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता था। मात्र वहां पे 4 ही ऐसी सीट थी, 4 ऐसी सीट थी। कौन सी सीट थी वो जाना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, 4 सीटें थी। तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपने इससे पहले अभी इमेज देखी थी, इतने सारे लोग जो बैठे हुए, इसमें 389 मेंबर थे, जिसमें से 389 मेंबर थे, जिसमें से आपके 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे, और 292 गवर्नर वाले स्टेट, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर वाले स्टेट से आए थे, और जो 4 बचे हुए थे वो चीफ कमिश्नर ऑफिस से आए हुए थे। इनको मिलाकर कितने मेंबर होते हैं? 389। बेसिक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे, बस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर? हाँ बताएं।
सर अगर जो चीफ कमिश्नर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया की पार्ट थे सर जब 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर टुगेदर सर डायरेक्ट 296 मेंबर्स। देखिए तो ये बहुत बेसिक था, देखिए बहुत इजी वे में, बहुत ही जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वेट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नर ऐसे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब ब्रिटिश इंडिया ही, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे राज करते थे और वो दो तरीके से कर रहे थे, एक गवर्नर को अपॉइंट करके करते थे और कुछ जगहों पर चीफ कमिश्नर, खाली नाम बदला था और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का फेर बदल है, कुछ स्पेसिफिक। सॉरी पोजीशन बदल गई। हाँ बस वो पोजीशन, अरे वो इंपॉर्टेंस वाली जगह, अंडमान निकोबार कौन सी इंपॉर्टेंस की जगह थी वहाँ पे, तो वो नॉर्मल बेस पे वहाँ पे चीफ कमिश्नर, जैसे अभी भी बहुत सी जगहों पर जैसे आपके यहाँ गवर्नर होते हैं, जैसे यूपी है, यूपी में चीफ मिनिस्टर होते हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ एक गवर्नर साहब भी होते हैं, आनंदीबेन पटेल नाम सुना होगा शायद, सुना, ठीक है। तो अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, होते हैं ना, अनिल बैजल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, वहां पर कौन दूसरे कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां पर गवर्नर नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ पोस्ट वही है नियरली, थोड़ा बस नाम चेंजेस है, ज्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन में नहीं है। मैटर ये है कि टोटल मेंबर कितने, 389, 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे, 292 ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर वाले जो लोग गवर्न करते थे वहां से बिलोंग करते थे, और जो 4 बचे हुए थे वो कहां से आए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि चलिए अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चलिए कैबिनेट मिशन ने बनवा दी, तो भाई स्टार्टिंग कब हुई उस मीटिंग की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मीटिंग करना स्टार्ट किया, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी वो 9th of December 1946 को स्टार्ट हुई पहली मीटिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9th of December को पहली मीटिंग हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कोई क्वेश्चन आ रहा दिमाग में? एंट्री मतलब कि जैसे कुछ समय, जैसे यहाँ पे परमानेंट टीचर सिविक्स का मैं हूं और सपोज दैट किसी वजह से मैं ना आ पाऊं आज या कल, तो जो बंदा आके मेरी जगह पे कुछ दिनों के लिए क्लास लेगा वो इंटरिम टीचर होगा। इज दैट क्लियर? सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कुछ समय के लिए बनाए गए थे, मतलब कि जो मेन थे वो कोई और थे। तो कौन थे, कब आए थे, एक डेट है याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th of December, मात्र 2 दिन बाद 1946। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र, बहुत ब्रिलियंट, वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टू सिंपल यार, आप लोगों को तो पता है काफी चीजें, अब ऐसे ही बहुत इजी सब्जेक्ट है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, फर्स्ट मीटिंग 9th of December 1946, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, अब बन गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला दिन भी हो गया और हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट भी बन गए और 11 दिसंबर को हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट साहब भी बन गए। तो भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब एक चीज सोचिए आप लोग खुद अपने दिमाग से, क्या किसी एक पर्सन के ऊपर ये जिम्मेदारी पूरी डाली जा सकती थी कि एक पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन बना दे? नहीं, 389 पर्सन को बनाया गया। अब 389 पर्सन को अलग अलग काम दिए गए। अब काम क्या थे, छोटे छोटे से ग्रुप बनाए गए, छोटे छोटे से ग्रुप बनाए गए, बोला गया ये पर्टिकुलर काम है ये आप करेंगे, कुछ लोगों का ग्रुप करेगा, ये पर्टिकुलर छोटा सा काम है जो कोई दूसरे पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले, जैसे फंडामेंटल राइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फंडामेंटल राइट का नाम सुना है, ठीक है। तो कहा गया कि फंडामेंटल राइट पे जितना भी काम होगा उसको एक पर्टिकुलर कमेटी करेगी और कमेटी में कुछ मेंबर होंगे, ठीक है ना, कमेटी में कुछ मेंबर होंगे, वो फंडामेंटल राइट के ऊपर सिर्फ काम करेंगे। इसी तरीके से शायद डीपीएसपी का नाम आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, अब बहुत आता है आप लोगों को, बहुत सही है। डीपीएसपी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, कहा कि इसके ऊपर पर्टिकुलर कुछ लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी कमेटीज बनाई गई।
तो आपको बहुत ज़्यादा कमेटी बनाई गई थी। तो बोला जाता यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेनली 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज थी अलग अलग सेगमेंट पे काम करने के लिए। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, ठीक है, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जो अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी। लेकिन इन कमेटीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी एक थी, पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसको हेड कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी। आप यकीन मानिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो बोला जाता है कि नियरली मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया है। इवन आप 1946 में सोचिए, क्या हमारे पास व्हीकल थे, क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस था, 60 कंट्रीज जाके वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना और उसमें से जो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट चीजें थी वो ला के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंकलकेट करना। क्या जबरदस्त, ट्रेमेंडस, अमेजिंग, मतलब कोई वर्ड नहीं है इन लोगों के पास, इन लोगों के लिए कोई वर्ड ही नहीं है हम लोगों के पास कि कितना जबरदस्त इन लोगों ने काम किया है। तो उसमें से बाबा साहब ने तो बहुत ही जबरदस्त काम किया। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको भीमराव अंबेडकर साहब हेड कर रहे थे। थोड़ा सा मैं इसके लिए आगे जाऊंगा। हाँ, तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर थे हमारे 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। मेंबर नंबर 2 एन गोपालास्वामी अयंगर, 3 अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 एन माधवा राव, नंबर 7 टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड को देखने के बाद आप लोग की नजरों में आ रहा है? ये रेड क्यों है ना? रेड क्यों है? देखिए फैक्ट इसके पीछे रेड होने का मतलब क्या है? पहले जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई तो पहले 7 मेंबर कौन थे? 1 2 3 4 5 6 7, ये दो नहीं थे। हुआ क्या था कि इनकी हो गई थी तबीयत खराब, किसी वजह से बीमार हो गए थे, तो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी से रिजाइन कर दिया। और जब रिजाइन कर दिया तो BL मित्तर की जगह पर कौन आए थे? एन माधव राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमपीएससी पेपर में पूछा जा चुका है। BL मित्तर की जगह पे कौन आया था? एन माधव राव। और इसी तरीके से DP खैतान साहब थे, इनकी डेथ हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, डेथ जब हो गई है तो उनकी जगह पे कोई फिल करने के लिए आएगा, तो इनकी जगह पे कौन आए थे? TT कृष्णमाचारी। पॉइंट क्लियर? तो क्या BL मित्तर सर वापस आ गए? सॉरी, नहीं, ये वापस नहीं आए थे। इनकी जगह पे आप बताए ना, इनकी जगह पे एन माधव राव आए थे। नहीं, वापस नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ यही रहे थे। एन माधव राव ही फिर परमानेंट रहे थे। BL मित्तर साहब शुरुआत में थे, जब इनने रिजाइन दे दिया तो उसके बाद ये वापस कमेटी में नहीं आए। इनकी जगह पे कौन रहे? एन माधव राव ही रहे थे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। हाँ बताएं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये PDF आपको मिल भी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बता भी देता हूँ, नाम देख लिए, खुद देख लिए, TT कृष्णमाचारी। और देखिए ये इमेज है वो इन 7 लोगों की। अब कोई ये नहीं पूछेगा इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है? इनमें सिर्फ इनको मैं अभी जानता हूँ, है ना? तो ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत भी नहीं कि इसमें कौन से वो वाले हैं। मैटर इज दैट आखिरी कौन थे? TT कृष्णमाचारी। कम बैक टू पॉइंट। वैसे ही आपको PDF मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अब क्या हुआ? 13 तरीके की मेजर इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 13 ही नहीं थी, और भी
भी बहुत सी थी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 13 थी। ठीक है, 13 थी, उसमें से ड्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो सबने क्या किया, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और 7 लोग मिलकर कर रहे थे। इसी तरीके से अलग अलग कमेटीज अपना अपना काम कर रही थी। इन कमेटीज ने क्या किया, इन कमेटीज ने लगभग 2 साल 2 years 11 months and 18 days 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 11 सेशन में काम किया। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इन लोगों ने डिबेट, कन्वर्सेशन, बहुत सी चीजें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि माथापच्ची खूब की। और करने के बाद 26 जनवरी 1950 को एक बेहतरीन अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इंडिया के लोगों को प्रोवाइड करवा दिया। और ये हमारे लिए फख्र का दिन था। इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी बनाते हैं, यहीं पर हम लोग रिपब्लिक डे भी बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। यहां तक बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आई होप कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं एक पॉइंट आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा अभी, क्योंकि आगे वाली स्लाइड में वो चीज आएगी, लेकिन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लेकिन एक डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये डेट, आप इस डेट में हुआ क्या था, स्पेसिफिक क्यों है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सब कुछ रेडी करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान को रख दिया था। मतलब कि इस दिन तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन तैयार इस दिन हो गया था, लेकिन हमने अडॉप्ट कब किया है? 26 जनवरी 1950 को। तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन हमने अडॉप्ट कब किया है? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। जब अभी आगे हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में यही वाली डेट मेंशन है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। 26 में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए जानने वाला जरूरी चीज क्या है, एक रीजन है इसके पीछे कि बहुत बैक हमको जाना पड़ेगा 1930 में। हम बहुत अक्लमंद हैं आप सब, जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, टू अमेजिंग, टू अप्रिशिएटिंग, ब्रिलियंट, बहुत सही। तो इसके पीछे ये रीजन था, मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए भाई, तो भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके हमको मिल गया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इतनी मोटी सी किताब है, पढ़ पाएंगे? बहुत दिक्कत है। तो इसको आसान करने के लिए एग्जैक्टली है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे पढ़ेंगे? इतनी बड़ी बुक लाके आपको दे दे तो आप पढ़ पाएंगे इसको? नहीं। इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया है, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने क्लासिफाई किया। इसको क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे एक बहुत बड़ी सी बुक लाके आपको दे दी जाओ, कहा जा पढ़ो इसको लाइन बाय लाइन, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसका भी सोल्यूशन आपको दिया, मतलब कि पढ़ने वाले को भी आसानी हो। क्या किया उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। बी फोकस ऑन दिस चार्ट। हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्या है 3 हिस्से? उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा जिसको हम लोग पार्ट बोलेंगे। पार्ट मतलब कि छोटे छोटे से सेगमेंट कर दिए। एक सेगमेंट फंडामेंटल राइट का है, दूसरा सेगमेंट डीपीएसपी का है, तीसरा सेगमेंट प्रेसिडेंट का है, चौथा सेगमेंट चीफ मिनिस्टर का है, पांचवा सेगमेंट इलेक्शन का है। इसी तरीके से जब संविधान बनाया गया तो संविधान को छोटे छोटे से चैप्टर, छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसी तरह के कितने पार्ट थे? टोटल 22 पार्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। एक पार्ट आपका फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी, तीसरा इसी तरीके से और भी पार्ट थे। कितने पार्ट है टोटल? टोटल 22 पार्ट है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है,
अब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट सपोज है, जिसका एक पार्ट हमने उठा लिया, फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट को आप पढ़ने बैठेंगे तो उसमें बहुत से सेगमेंट है, बहुत से प्रोविजन है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अनटचेबिलिटी, सो एंड सो फोर्थ, बहुत से आर्टिकल है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि शायद लोगों को इसमें भी पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं। देन हाउ, तो इन्हीं ने क्या किया कि पार्ट्स को और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने बोल दिया आर्टिकल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आर्टिकल्स बोला, कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। सारा मेंशन यहीं पे होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर चीजें छूट जाएंगी तो नुकसान आपका ही होगा। बी फोकस। जैसे मैंने क्या बोला, कितने पार्ट थे? पार्ट थे 22। इसी सॉरी एनिमल, हाँ अभी वो सब चीजें आएंगी, फिलहाल इनिशियल फेज में देखिए 22 पार्ट थे सब। एक एग्जांपल के तौर पर 22 में से एक कोई पार्ट आप उठा लीजिए, जैसे मैंने उठाया फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड है हमारा, फंडामेंटल राइट हमने उठाया। अब क्या हुआ, पार्ट थर्ड ही अपने आपस में पढ़ने में बहुत लेंथी है, इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया, फंडामेंटल राइट को हमने आर्टिकल्स में तोड़ा। ठीक है, आर्टिकल्स में कितना तोड़ा, बोल दिया कि 12 से लेके 35 तक आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब देखिए आसानी होगी, हमने आर्टिकल 12 पढ़ लिया तो एक सेगमेंट हमको पता चल गया, आर्टिकल 13 पढ़ लिया एक सेगमेंट पता चल गया, आर्टिकल 14 पढ़ लिया एक सेगमेंट पता चल गया। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड पहले किया है, एंड देन उस एक पार्ट को छोटे छोटे से आर्टिकल्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सिंप्लीफाइड करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसी वजह से मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया। कितने पार्ट थे? 22 पार्ट, और 22 पार्ट को अलग अलग सेगमेंट में जब जोड़ा तो 395 आपके आर्टिकल्स हो गए। अब एक चीज और बची, शेड्यूल्स। ये क्या है? जब ये चीज हो गई थी तो फिर अब क्या है? तो शेड्यूल इज नथिंग, शेड्यूल एक लिस्ट है जिसमें कुछ मेजर पॉइंट को मेंशन किया गया है। मेजर पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट है? ऐसे पॉइंट, ऐसे सेगमेंट, ऐसे इश्यूज जो आपके आर्टिकल और पार्ट में मेंशन नहीं हो पाए हैं, उनको या उनको थोड़ा और सुसज्जित करने के लिए हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट बना दी है, वो हमने शेड्यूल के नाम से मेंशन कर दी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब टोटल 8 शेड्यूल थी। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया तो उसको क्लासिफाइड करने के लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे से कई सेगमेंट में बांटा, जिसको हमने पार्ट बोला। अब पार्ट को और अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफाइड कर सके, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हर एक पार्ट को छोटे छोटे से आर्टिकल में। अब जो चीजें आर्टिकल और पार्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो पाई थी या थोड़ा कम तरीके से मेंशन हुई थी, उनको अलग से मेंशन करने के लिए हमने एक चीज और ऐड की, जिसको हमने शेड्यूल बोला। उसमें 8 शेड्यूल हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कितने आर्टिकल थे? 395, बट अब कितने आर्टिकल हो गए? 450 प्लस। चेंज हुआ करते हैं, बढ़ा करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो पार्ट हमारे 22 थे वो अब कितने हो गए? 25। और जो शेड्यूल हमारी 8 थी वो अब कितनी हो चुकी हैं? 12। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द चीजें आप लोगों को पता है। बात क्लियर है यहां तक सबको? yes, आगे बढ़े। वेरी गुड, ठीक है। तो जिसको जो भी इशू होगा तुरंत बोल देगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग देख चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहता है, कुछ और भी, जैसे मैंने बताया ना कि 13 तरह की कमेटीज थी। ये एक बीच में स्लाइड आ गई, शायद इसको पहले आ जाना ही चाहिए था। 13 तरह की कमेटी थी, उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट कमेटी। पहली कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने हेड किया था। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट कमेटी है। यूनियन पावर कमेटी एक बनाई गई थी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हेड कर रहे थे।
बस इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हेड कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हेड कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आ रही है प्रोविंशियल कमेटी, उसको सरदार पटेल साहब हेड कर रहे थे। अगेन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटेड एरियाज, जिनको सरदार पटेल साहब हेड कर रहे थे। ये बहुत ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा कुछ मेजर कमेटीज हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, सिर्फ आपको नाम याद रखना है इनके बारे में, इनका स्पेशलाइजेशन याद रखने की कोई भी नीड नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, कोई इशू इसमें? मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक कमेटी और थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था। ये कमेटी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप लोग उसको देख के रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे मैंने अपने क्लास में बोला था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो 60 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया और उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको एडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंकलकेट किया है। तो भाई 60 देशों से हमने कौन कौन सी चीज कहां से ली, इसका एक क्वेश्चन आप लोगों से बन के पूछा जाता है। तो कुछ फैक्ट हैं वो हम आप लोग को स्लाइड बेस दिखाए देते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ऑप्ट किया है। इसी तरीके से इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, इसके बारे में जब क्लास आएगी तब हम लोग पढ़ेंगे। इमरजेंसी कुछ अनसर्टेन सिचुएशन होती है, तब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ऑप्ट किया है। इसके बारे में कोई जानता है? एनीवन? Yes, देखिए, हाँ बहुत सही है, लेकिन ये हो देखिए बहुत इजी लूसेंट मैनर में एक है। जैसे क्या होता है, इंडिया में कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, यही दोनों तो कानून बनाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पे कानून बनाएगी उसकी एक लिस्ट है, जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी? स्टेट लिस्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सब चीजें, स्टेट लिस्ट। और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। बट अगर किसी कानून पे दोनों में आपस में मतभेद हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की मानी जाएगी। इट्स लाइक टू सिंपल। तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉइंट, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसा अभी हमने बोला कि हमारे आर्टिकल कितने थे? 395, बढ़ के कितने हो गए? 450 प्लस। पार्ट हमारे थे कितने? 22, बढ़ के कितने हो गए? 25। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी शेड्यूल थी 8, बढ़ के हो गई 12। तो भाई कैसे हुई? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हुई। अब अमेंडमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, कब नहीं होगा, क्या होगा, इसके जो प्रोविजन थे ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई इश्यू तो नहीं इसमें? एनीवन? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था एक क्रोनोलॉजी देखी कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग स्टार्ट हुई। 1934 एम.एन. रॉय, 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्टिंग कर दी। 1940 में अंग्रेजों ने हमें ऑफर किया कि आप अगर वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ आएंगे तो हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। देन 1942 आया, क्रिप्स मिशन ये काम करने के लिए आया, बट हो नहीं पाया। क्यों? मुस्लिम लीग ने अड़ंगा लगा दिया। देन उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा मुस्लिम लीग की बात को नहीं माना जाएगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसी के आधार पर काम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, कितने मेंबर? 389 मेंबर। क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, 92 93 कहां से थे, ये सब चीजें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मेजर कमेटीज बनाई गई, जिनका छोटा छोटा अलग अलग काम होता था। हर एक कमेटी अपना अलग काम करती थी। उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी?
ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हेड ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे। उसके बाद जब उन सब ने मिल के 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर दिया, जिसको 26 जनवरी 1950 को हमने ऑप्ट कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो लागू हो गया। क्या रीजन था डेट में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाए उसका क्लासिफिकेशन हमने किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट को और आसानी से हम समझ सकें उस पार्ट को हमने फिर आर्टिकल में डिवाइड किया। अब जो चीजें आर्टिकल और पार्ट में नहीं थी उसको हमने कहां इंक्लूड किया? इंक्लूडेड इनटू शेड्यूल्स। ठीक है, इसमें चेंजेस हुए। अब ये बातें इतनी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो गई तो भाई क्या खास बात है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की? अब जो मेन है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेडी फॉर दिस? फीचर नंबर 1, अडल्ट सफरेज। खास बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अडल्ट सफरेज। किसी को ये बात वर्ड पहले सुना किसी ने? एनीवन? नहीं सुना? नहीं सुना। बहुत इजी सा प्रोसेस है। मोस्टली अगर आप लोग 9th-10th क्रॉस किया, किसी की एज 15 साल, किसी एक एज 16 साल होगी। ये बताइए वोट आप लोग कब डाल सकते हैं? 18? अरे इसी को बस अडल्ट सफरेज बोलते हैं। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम एज कि जिसके होने के बाद कोई पर्सन एलिजिबल हो जाएगा वोट करने के लिए, कॉल्ड एज अडल्ट सफरेज। तो इंडिया में अडल्ट सफरेज कितनी है? 18 ईयर्स। बस इज दैट सिंपल, टू सिंपल, 18 ईयर्स। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, 18 ईयर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो अडल्ट सफरेज है ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब कितनी थी? तो अब 18 नहीं, वहां पे ऑप्शन आएंगे। तब कितनी थी? 21 ईयर्स। बहुत ध्यान से, 21 ईयर थी। हुआ क्या? तो फिर 18 साल क्यों लिखिए? 18 साल ये लिखिए क्योंकि 1989 में संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1989 में। उसके बाद क्या काम किया गया? उसने किया क्या? जो एज 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल कर दिया। बस इतना बहुत है। अडल्ट सफरेज क्या होता है? वो मिनिमम एज जिसके बाद एक इंडियन पर्सन वोट डालने के लिए कैपेबल हो जाता है। ये कितनी है? 18 साल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये 21 साल थी, बट 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसकी एज को कम कर दिया गया है, वो 21 से 18 साल कर दी गई है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जल्दी से हो जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप, व्हाट इज इट? सर ये 3 साल कम करने की जरूरत क्या पड़ेगी? ऑब्वियसली रीजन है इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम लोग देश आजाद हुआ तो पॉपुलेशन कम थी, लेकिन अभी जब आप लोग ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो अब एक डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डेमोग्राफी क्या होती है? जनसांख्यिकी, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं। तो वो जो 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, 1950 से लेकर 1980 के बीच में हमारे क्या पॉपुलेशन बूम हुआ, विस्फोट हुआ था। मतलब कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एकाएक बढ़ गई थी। अब तो जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ गई है और चीजें भी और भी काफी सेगमेंट हुए थे तो उस चीजों को मैनेज करने के लिए सिचुएशन रही होगी कुछ, तो ये सब चीजें की गई थी। 21 साल से 18 साल की गई थी। और भी कई सेगमेंट है, जब कभी आएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफी में। जानना आपके लिए क्या जरूरी है? अडल्ट सफरेज 18 होती है, हमेशा से 18 नहीं थी, हमेशा से कितनी थी? 21। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारी अडल्ट सफरेज 21 थी, 1989 में वो 18 ईयर्स की गई है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सिंगल सिटीजनशिप, व्हाट इज इट? सिटीजनशिप तो समझ में आता है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप क्या? एग्जैक्टली बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में। देखिए इंडिया में क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट, या ऐसे बोलो इंडिया में एक सेंटर है और बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो आप अमेरिका के एक नागरिक होंगे, आपको एक कार्ड मिलेगा,
ठीक, एक कार्ड आपको मिलेगा कि आप अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन अगर आप वहाँ के जो 50 स्टेट हैं ना, उस स्टेट में से किसी एक स्टेट के मेंबर होंगे तो आपको स्टेट की नागरिकता अलग मिलती है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के मेंबर भी हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई पर्सन मध्य प्रदेश में रहे, कोई पर्सन यूपी में रहे, कोई पर्सन बिहार में रहे, कहा जाएगा इंडियन नागरिक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते। अगर कोई मध्य प्रदेश का है तब भी वो इंडियन है, यूपी का है तब भी वो इंडियन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चक दे इंडिया मूवी देख लीजिए, देखिए तभी कैप्टन है ना। ठीक है, वेल नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टू इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है, एकदम से इसको समझाने के लिए बहुत बेसिक सा, बहुत इजी वे में समझेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बहुत इजी में। जैसे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा दो कंट्रीज का, एक तो हमारी कंट्री इंडिया है और हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसका, अमेरिका के साथ। ठीक है, एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ भी यूपीएससी का टच देना पड़ रहा है। जैसे जो पावर होती है, ठीक है, पावर कैसी भी हो सकती है। एक पावर होती है लॉ बनाने की, मतलब कानून बनाने की एक पावर होती है। ठीक है, एक पावर होती है कानून बनाने की, ये पावर कोई और यूज करता है। इसी के बाद अगर कानून बन गया तो इस कानून को लागू करने की भी एक पावर होगी जो कोई और यूज कर रहा होगा। ठीक है, एक पावर होती है कानून बनाने की, और जब वो कानून बन जाए तो उसको लागू करने की एक पावर होती है। ठीक है, जो कानून बनाने की पावर है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट यूज कर रहा है, और उसको लागू करने की जो पावर है उसको एक सेगमेंट यूज कर रहा है। इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे इंडिया में कानून बनाने की पावर किसके पास है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेजिस्लेचर के पास है। इंडिया की लेजिस्लेचर क्या है, इंडिया की लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। एग्जैक्टली यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे है तो पार्लियामेंट है, और अगर स्टेट पे है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको बोलते हैं। बात क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून को बनाना। अब उसी कानून, वो कानून बन गया तो उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, एग्जीक्यूटिव। बस बस बस, अगर ये बात क्लियर तो बहुत इजी हो जाएगा। वेन एवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, this form of government called as parliamentary form of government. Is that simple? जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव ने कोई भी स्टेप लिया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन है, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो इसको हेड कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं कहलाती है। तो जो सरकार है, सरकार कोई भी स्टेप लेगी उसको जवाब देना पड़ेगा कहाँ, लेजिस्लेचर में। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। राइटिंग पे ध्यान मत दिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिएगा। जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, देन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, देन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूएसए में फॉलो होती है। ट्रम्प साहब क्या करें कोई मैटर नहीं है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात क्लियर है, मैं फिर से बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। देखिए, एक होती है कानून बनाने की पावर, ठीक है, और एक होता है उस कानून को लागू करने की पावर। थोड़ा सा और वे में समझे कि कानून बनाने की यहाँ पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है, और कानून को लागू करने की पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। इंडिया में लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन है, आपकी सरकार। तो जब एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन ले और वो सरकार की रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब वो कोई भी एक्शन ले उसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर?
सर क्या मतलब मतलब कि जैसे सरकार ने कोई भी स्टेप लिया, जैसे नोटबंदी की थी सरकार ने, ठीक है। अब नोटबंदी की थी तो अब नोटबंदी की जवाब उन्होंने कहाँ दिया? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उससे सवाल तो पूछे गए थे कि आपने क्यों कर दी विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये तो जवाब हुआ। ये जो एक सिस्टम है इसी को हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर चीज समझ में आ रही है बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं और इसका मतलब क्या होता है? जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब क्या है कि सरकार कोई भी काम करेगी, सरकार कौन होती है? एग्जीक्यूटिव तो होती है, वो अपने कोई भी काम करेगी पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ेगा। ये एक फिनोमिना है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं समझा दूं। देखिए पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, और भी चीज पढ़ेंगे। अगर पार्लियामेंट का मतलब है तो लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट। लोकसभा में सरकार भी बैठती है, सरकार के अलावा अपोजिशन पार्टी के मेंबर भी पहुंचते हैं। ये बात पता है ना आप लोगों को? yes. है ना? तो जो अपोजिशन, अब ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम ना हो तो हम लोग प्रेसिडेंशियल वाले को फॉलो करते तो कोई जवाबदेही ना होती। जैसे अमेरिका में क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम कर रही होती है, जो बाइडेन साहब की, उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ की जो कानून बनाने की संस्था, उससे कोई मैटर ही नहीं है, वो अपना कानून बनाते रहेंगे और जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट साहब की जो एग्जीक्यूटिव वो अपना काम करती है। दोनों लोग एकदम अलग अलग है, उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इंडिया में दोनों की एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में अभी और भी देखेंगे। फिलहाल आज का टाइम आप लोग का हो गया, आई थिंक 10 मिनट हमने ज़्यादा ले लिए, ठीक है। इसके आगे बियॉन्ड देखेंगे, और भी चीज़ें आएंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। हेक्टिक नहीं होना है, जस्ट टेक इट इजी, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ईजी वे में कर ले जाएंगे, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। क्लियर? Okay, thank you class, see you.